नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है ब्रो कि निकालने वाले 2 साल में 3 साल में निकाल लेते हैं, बट नहीं निकलता है तो लगता है 3, 5, 4, 6 साल चला जाता है। मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम देना फिर एमबीबीएस करना यार। बोलते हैं ना एमबीबीएस के बाद बहुत सारी चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके साथ तुम्हारी ब्रेन हाई के लेवल और लेवल पे जाती है। तुम्हें और कुछ अंडरस्टैंड नहीं आती कि मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ। तो सब ऐसी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं जितना बताया भाई ऑनेस्टी बताया हूँ, ज़रूर आपको फॉलो करना, ठीक करना। और डेली का टाइम टेबल ना फॉलो करना, डेली रूटीन टाइम टेबल ना फॉलो करना, डेली का होमवर्क पूरा ना करना, डेली लेक्चर बैकलॉग। अरे भाई इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं झेल सकता। मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बताने वाले हैं एब्रॉड एमबीबीएस के बारे में। क्योंकि देखो सबसे पहले हमें कुछ जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो मेरे डिसीजन होते हैं क्या मेरे फेवर में होते हैं, नहीं होते हैं। देखो यार जो मिस्टेक किए, जो गलती किए, छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम डिसीजन ले रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस टाइम तो हमें नहीं मालूम होता है क्या क्या हैपनिंग होता है तुम्हारे साथ, नहीं मालूम होता है। बट देखो डिसीजन होता है स्ट्रॉन्ग साइड से में ही लिया जाता है। तो कभी कभी अपने पे सेल्फ डाउट होता है कि जो मेरी डिसीजन है क्या मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो नहीं यार, जो तुम डिसीजन लेते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश लोग करते हैं कि जो मैंने डिसीजन लिया है मेरे फेवर में रहे, अच्छी चीज़ें आएँगी तो मैं इसको झेल, आज प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आएँगे मैं भी इसको झेलूँगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, क्योंकि मुझे हर चीज़ सैक्रिफाइस करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इस माइंडसेट से उतरना, कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में जाना, बस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके जाना। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सेंट्रल एशिया कंट्री पड़ती है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान। तो मेरा एडमिशन किर्गिस्तान में होता है। कॉलेज का नाम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है, जिसको प्यार से आज़मी भी कहते हैं। उसका अदर नेम आज़मी भी है। तो मेरा एडमिशन सितंबर में होता है। अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट, वेदर, तो उस टाइम में आपका भी विंटर का सीजन से रहता है। तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत 4-5 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो माइनस भी चला जाता है, तो थोड़ा बहुत ठंडी रहती है स्टार्टिंग में। बट ये सारा धीरे धीरे क्लाइमेट वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें डायरेक्ट इंडिया से किर्गिस्तान जाओ तो अचानक थोड़ा बहुत वो लगता है, बट फर्स्ट टाइम रहता है। तो धीरे धीरे आप टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेदर आपको अडॉप्ट कर लेते हो। अच्छा रहता है, साथ में क्लास भी रहती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा क्या कैसा वहाँ का स्टडी मेथड, टीचिंग स्टाइल्स, टीचर, कौन सा लैंग्वेज, क्या कैसा रहता है। सबसे पहले मैं बताऊँगा, सबसे पहले आप कॉलेज में जाओगे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर में तुम्हें रशियन किर्गिज़ सिखाएंगे। तो रशियन किर्गिज़ जो कि वहाँ पे इसलिए सिखाते हैं कि यहाँ वहाँ पे अगर कोई वहाँ का लोकल आदमी मिलता है तो वो उससे इजीली कम्युनिकेट कर लो। कभी मार्केट में जाते हो, कहीं कहीं भी जाते हो, तो इसलिए सिखाते हैं किर्गिज़ रशियन, इसलिए सिखाते हैं। फिर सेकंड ईयर में तुम्हारा मेडिकल सब्जेक्ट चलता है। ऐसा फर्स्ट ईयर में तुम्हें भी मोस्टली फोकस करते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो ये सब मेडिकल सब्जेक्ट रहता है, पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार का मैं तो ये आपको कुछ इस प्रकार से तुम्हारा लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश होता है। टीचर वहाँ के तुम्हें वहाँ के तुम्हें लोकल टीचर्स मिल जाएंगे, वहीं के लोग के टीचर्स मिल जाएंगे जो पढ़ाएंगे। अब कुछ पाकिस्तानी टीचर्स रहते हैं तो ये पढ़ाएंगे। अगर आप एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट तुम्हारा लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगा, और तुम्हारा पासपोर्ट लगेगा। बस ये 5-6 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको लगता है तो आप ये दे देना। कहीं भी अगर तुम किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट लगेगी, जिसमें तुम्हारा नीट मार्कशीट रहेगा, जिसमें तुम्हारा अधिकतम क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए। जैसे नीट 2025 का तुम्हारा नीट यूजी एग्ज़ाम दिए थे तो आपका 144 था, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का 113 था। तो ये सब इतना रिक्वायर्ड मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। इससे ज़्यादा है तो भी चलेगा, बट कम हो तो नहीं चलने वाला। तो प्लीज़ इस पे देखना। पासपोर्ट तो लगेगा, 10th और 12th की मार्कशीट लगेगा, ये सब आपका हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हो जाता है। सबसे पहले तो आपका ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट की बात होगी। तो अब हम बात करेंगे ये सब आपके डॉक्यूमेंट की बात होगी। अब बात करेंगे पिक्चर मेडिकल इंस्टीट्यूट। डालें आप गूगल पे, आप सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं। बट मैं मोटी मोटी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि थोड़ा आपको नॉलेज गाइड मिले, और थोड़ा आपके अंदर जो मोटिवेशंस है, थोड़ा अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर आए कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, मुझे कोई है जो अच्छी गाइडलाइंस बता रहा है, बस इसी हिसाब से। अब मेरा कुछ एम नहीं है कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ करके। वहाँ की मेस फैकल्टी इंडियन, जो वहाँ की जो मेस होता है इंडियन मेस फैकल्टी होती है, बहुत अच्छा होता है, अपने इंडियन जैसा खाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं लगता कि ये अपना कौन है, ये कौन है।
भाई सब एक दूसरे को अच्छे से मतलब बिहेव करते हैं, अच्छे से बोलते हैं। कभी तुम्हें ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मैं कौन से कंट्री में चला है, अपने इंडिया जैसी फ़ील आती है। जैसे अपने इंडिया में रहते हो वैसे वहाँ पर भी तो मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा रहता है कि यार इंडिया से दूसरे कंट्री में ले सकते हैं। 4-5 यूनिवर्सिटी आप जानकारी कर सकते हैं, एडमिशन किसी के थ्रू भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। कोई आपके जानने वाला भी हो तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब बातें हो गई और बस और कुछ पॉइंट रह गई है तो मैं सोचता हूँ तो बस बताता हूँ। तो तुम्हारे पॉइंट ये रह गई थी कि कोई भी कॉलेज सबसे पहले देखते हैं तो ये कॉलेज जो कोई भी कॉलेज रहता है तो हम देखते हैं कि एनएमसी WHO के द्वारा रिकग्नाइज है कि नहीं है। उसका जो एनएमसी के सब रूल्स होते फॉलो करती नहीं करती है, गाइडलाइंस वो सब। तो सब आपको मोस्टली भी कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है या तो सब जो एनएमसी WHO सबसे रजिस्टर से रिकॉग्नाइज होता है। कोई भी कॉलेज होता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये सब हमें सब फालतू चीज़ें, तो इस पर इतना ध्यान देने की बात नहीं है। और सबसे पहले ये देख, लैंग्वेज तुम्हारा मोस्टली कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा तो लैंग्वेज तुम्हारा इंग्लिश ही रहता है। तो इंग्लिश इज मस्ट कॉमन लैंग्वेज ब्रो, तो इतना टफ़ मेरे को हिसाब नहीं लगता कि टफ़ है। तो थोड़ा इजी लैंग्वेज रहता है इंग्लिश, तो इसलिए कम्युनिकेट टीचर से भी कर सकते हो। और मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है तो इतना भी नहीं यार सर्वाइव कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको आता है बोलना वोलना तो समझना भी आता है तो सही है। अगर बोलना भी है तो कोई बात नहीं, समझना आता है लिखना आता है तो एनफ है ब्रो। इंग्लिश इतना आउट ऑफ नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब इसके बाद टीचर्स तो उधर के टीचर्स रहते हैं और पाकिस्तानी टीचर्स रहते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है टीचर्स को लेके। लैंग्वेज हो गया, टीचर्स हो गए और तुम्हारा MBBS के बारे में देखेंगे तो MBBS में सबसे पहले देखेंगे MBBS में तुम्हारा 5 ईयर का MBBS होता है, जो कि 5 साल का तुम्हारा MBBS होता है, जो कि टोटल देखते हैं तो तुम्हारा 54 मंथ्स होता है। 54 मंथ्स होता है, 1 साल इंटर्नशिप होता है, इसमें होगा 12 मंथ्स। तो ये तुम्हारा 5 ईयर प्रोग्राम का MBBS होगा, एक 6 ईयर प्रोग्राम में MBBS होता है। तो इस प्रकार से आपका MBBS हो गया। तो MBBS में जो भी तुम्हारे मेडिकल्स बुक्स होते हैं जो पढ़ाते हैं वो अपने इंडियंस राइटर्स अदर्स के होते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। सब पढ़ाते हैं सेम, वही एनाटॉमी फिजियो सब सेम बुक सेम राइटर्स अदर के होते हैं तो अच्छा रहता है। भी डिसीजंस होता है उस टाइम थोड़ा टफ होता है लेना डिसीजन, बट एट द एंड जो लास्ट में जो तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है बहुत अच्छा होता है। देखो भाई, नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है ब्रो कि निकालने वाले 2 साल में 3 साल में निकाल लेते हैं, बट नहीं निकलता है तो लगता है 3 5 4 6 साल चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम देना फिर MBBS करना यार। बोलते हैं ना MBBS के बाद बहुत सारी चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है। उसके साथ तुम्हारी ब्रेन IQ लेवल और लेवल पे जाती है। तुम्हें और कुछ अंडरस्टैंड नहीं आती कि मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ, तो सब ऐसी चीज़ नहीं रह जाती हैं। तो मैं जितना बताया भाई ऑनेस्टी बताया हूँ, ज़रूर आपको फॉलो करना। अब बेहतर तुम्हारा जो नीट लाइफ है ना, काफ़ी स्ट्रेस मैं झेला हूँ भाई 3 साल, काफ़ी स्ट्रेस फ्रस्ट्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोटिवेशन से डेली का ना होना, डेली का टाइम टेबल ना फॉलो करना, डेली रूटीन टाइम टेबल ना फॉलो करना, डेली का होमवर्क पूरा ना करना, डेली लेक्चर बैकलॉग। भाई इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं झेल सकता। डिटेल में आपको बताया हूँ, इंटरेस्टेड हो तो किसी के द्वारा आप ऑनलाइन ऑफलाइन जानकारी कर लेना और बस लाइफ को एक मूव ऑन एक स्टेप ऑन करना, मज़ा आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखना, दुआएं करना अपने लिए मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़।